नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेखनी से जीतेंगे एग्ज़ाम प्रेप में। ठीक है, तो इसके पहले एक वीडियो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ व्यक्तिगत कारण थे, कुछ हमारे जो साथी हैं उनके भी परीक्षाएँ चल रही हैं, तो उस वजह से जो है आपको वीडियो देने में थोड़ा सा देरी हो रही है। क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए, लेकिन आपको जो है निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। ये प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। पिछले 3-4 दिनों में जो है दिक्कत हुई है, ऐसी समस्याएं आई हैं, ऐसी प्रॉब्लम हुई। आने वाले भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। मेरी पूरी कोशिश है, मेरा पूरा प्रयास है आप लोगों से कि आप लोगों के समक्ष में हमेशा उपस्थित रहूं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की है कि जूनियर एडिट का एग्जाम 17 तारीख को था। ठीक है, और उसका मैंने अभी पेपर एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन हिंदी का पेपर मैंने कुछ लोगों से जो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और कुछ ऑफलाइन जो कैंडिडेट हमारे हमसे पढ़ रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। तो वो बता रहे हैं कि पिछले जितने भी 10-11 वीडियो हिंदी के डाले गए हैं उनमें से लगभग जो है 7 से 8-10 क्वेश्चन का रेशियो तकरीबन आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा नहीं है, मैं एनालिसिस करूंगा, एक विश्लेषण करूंगा, उस विश्लेषण पे आप लोगों से चर्चा करूंगा, और सारे जितने भी 100 के 100 क्वेश्चन हैं हिंदी के उन पर हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। ठीक है, तो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, आप लोगों को पता ही है ना। और ये भी कहा जाता है कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा ज़रूर, ये तो ऐसी बात है। तो मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आज जो है अभी तक हमने आप लोगों को भक्ति काल बताया, भक्ति काल के पहले आदिकाल के बारे में बताया। ठीक है, आदिकाल के बारे में बताया गया था कि उसका जो सन था, उसकी जो ईस्वी सन था वो 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक था। फिर 1350 से 1600 ईस्वी तक भक्ति काल चला, यानी पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में भक्ति रम गई थी। वो उसमें भी दो जो है शाखाएँ हो गई थी, एक सगुण भक्ति की शाखा थी और एक निर्गुण भक्ति की शाखा थी। और निर्गुण भक्ति की शाखा में भी 2 शाखाएं थी और सगुण भक्ति की शाखा में भी 2 शाखाएं थी। सगुण भक्ति की शाखा में हमने आपको बताया था कि रामाश्रय शाखा है, जिसे राम भक्ति शाखा कहा जाता है, यानी राम के उपासक जो थे उन्हें राम भक्ति शाखा या रामाश्रय शाखा कहा गया। और कृष्ण भक्ति की शाखा जो थी उसमें कृष्ण के उपासक थे, उसे कृष्ण भक्ति की शाखा या कृष्णाश्रय शाखा कहा गया। निर्गुण भक्ति में एक ज्ञानाश्रय शाखा थी, जिसमें उपदेश दिए जाते थे, कबीर वगैरह, आपके गुरु नानक, ये सब लोग आ गए उसके अंदर है। और दूसरी जो थी प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा के अंदर कुछ श्रृंगार की पंक्तियां दी गई और अपने जो इष्ट देव जिसको मानते हैं उसको उन्होंने श्रृंगार के हिसाब से जो है लिखने का प्रयास किया, तो उनकी भी जो है चर्चा की गई। आपके कुतुबुन हो गए, आपके जैसी हो गए, ठीक है, पद्मावत वगैरह लिखी है, अखरावट लिखी है इन्होंने। तो ऐसी ही जो है रचनाएं थी जिन पर हमने आप लोगों से चर्चा की थी। आज हम आप लोगों से रीतिकाल पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आप 2-3 चीज़ें जान लीजिए कि रीतिकाल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। इनमें रीतिकाल को नहीं, रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले को कहा गया रीतबद्ध कवि। ठीक है, ये कवि आगे समझ लीजिए आप। ठीक है, ये हमने ब्लैक पेन से लिख दिया है, तो ये रीतबद्ध कवि है। ठीक है, फिर कहा गया रीत मुक्त कवि। ठीक, तो एक समूह था, एक ग्रुप था, ठीक है, ऐसे कवियों का जिन्होंने अपनी एक कल्पना बना रखी थी कि हम लोग ऐसे काव्य की रचना करेंगे, और उसी काव्य को उन्होंने रीतिबद्ध काव्य कह दिया। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य जो था कि रीति में बंधे कवि थे। रीति में बंधे का मतलब परंपरा का अनुसरण कर रहे थे, यानी भक्ति काल की जो पुरानी परंपराएं थी उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे। जैसे उसमें कविताएं लिखी गई, कुछ नया प्रयोग नहीं किया जा रहा था, बस उन्हीं को अनुसरण करते हुए आगे लिखा जा रहा था। कौन से? रीतिबद्ध कवि हो गए, जिन्होंने परंपरा का अनुसरण किया वो रीतिबद्ध हो गए। फिर उसके बाद में रीति मुक्त। मुक्त का मतलब ओपन होता है, ओपन का मतलब कहते हैं कि ओपन अवस्था में इधर उधर खुले घूमते रहो। तो बस आप इससे समझ लीजिए कि रीति मुक्त जो कवि थे वो खुले थे चारों तरफ से खुले होने का मतलब कि किसी भी नियम के तहत बंधे नहीं थे वो, कि नहीं परंपरा नहीं थी कोई उनके पास में, किसी चीज़ का अनुसरण नहीं था, जो चीज़ उनको समझ में आ जाती थी वही लिख देते थे। ठीक है, वही चीज़ लिख दिया उन्होंने, तो वो आपके क्या हो गए? रीति मुक्त कवि हो गए। रीति सिद्ध कवि जो थे वो ऐसे कवि थे जिन्होंने उत्कृष्ट काव्य की रचना की। उत्कृष्ट काव्य का मतलब अब यहाँ से धीरे धीरे करके एक नियमावली बनने लगी,
एक रूल्स रेगुलेशन होने लगे कि काव्य को ऊंचाई पर ले जाया जाए, इसमें कैसे छंद होने चाहिए, कैसी मात्राएं होनी चाहिए, अलंकार होने चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए, रस होने चाहिए, तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उनको जो है रीत सिद्धि कवि कह दिया गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। बहुत ये सब कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन अब ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है तो उसके पहले आपको प्राकथन, ठीक है, सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। या कोई किताब पढ़ते हैं तो आपकी किताब के पहले आपको लिखा रहता है कि ये भूमिका कहते किताब के अंदर है क्या। ठीक है, जनरली जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें पढ़ता कोई नहीं कि भूमिका क्या है, उसका प्राकथन क्या है, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि प्राकथन भी आपके सिलेबस यानी आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रहता है। कवि या जो लेखक है जिसने बुक लिखी है वो बताता है आपको, तो ये प्राकथन है एक प्रकार का जो हमने आपको बताया है ताकि आपको आगे की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब आपसे अगर जो कोई पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ हम जानते हैं रीतबद्ध कवि कौन से होते हैं। आप ये भी बता सकते हैं रीत मुक्त कवि कौन, रीत सिद्ध कौन से होते हैं, रीत मुक्त कौन से होते हैं, आपको पता होगा इस चीज़ में। ठीक है तो चलते हैं आगे, देखते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। चिंतामणि एक कवि थे। ये जितने भी यहाँ पे कवि आपको मिलेंगे वो पूछे हुए मिलेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, उनकी ही चर्चा हम कर रहे हैं। बाकी कवि तो बहुत सारे हों, लेकिन जो पूछे नहीं जाते, जो आज तक आए नहीं हैं, तो उनके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है हमारा, है ना। तो पहले कवि कौन से हैं? चिंतामणि। चिंतामणि ने लिखा कविकुल गुरु कल्प तरु, ये एक इनकी रचना है। रस विलास काव्य विवेक श्रृंगार मंजरी। कविकुल कल्पतरु, कविकुल कल्पतरु, रसविलास काव्य विवेक श्रृंगार मंजरी चिंतामणि ने लिखी है। भिखारी दास जो है वो दूसरे कवि हैं। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव, ठीक है, छंदार्णव और शब्दकोश। छंदार्णव और शब्दकोश नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में पूछे गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक मुझे मिले नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में पूछे जाएं। इसलिए हम 2 स्टेप आगे चल रहे हैं, 1 स्टेप और आगे चल रहे हैं, और इसलिए आगे चल रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आपकी जो परीक्षाएं हैं वो टफ नहीं टफेस्ट होती चली जा रही हैं, कठिनाई का स्तर उनका बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं बिहारी। तो बिहारी का सिर्फ एक रचना मिलती है, बिहारी सत्सई सॉरी बिहारी की एक रचना मिलती है, बिहारी सत्सई। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। सारी जितने भी हमने आपको बताया रीतबद्ध कवि हुए थे, वो जो अनुसरण परंपरा का अनुसरण करते चले आ रहे थे, रीत मुक्त वो कब थे, उन्होंने कहा कि हम किसी का अनुसरण नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मन में आएगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, और रीत सिद्धि कवि, इन्होंने उत्कृष्ट काव्य की रचना की। उत्कृष्ट काव्य की रचना की कि इन्होंने व्याकरण के जो दोष थे उनको सबको छोड़ छाड़ के उनको सही करके और आगे की जो है चीज़ें देखी, छंद का प्रयोग किया, रस का प्रयोग किया, अलंकारों का प्रयोग किया, ठीक है, और ऐसी तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग किया जो व्याकरण शास्त्र में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, उसके बाद में चिंतामणि कविकुल कल्पतरु, रसविलास काव्य विवेक श्रृंगार मंजरी, इन्होंने चिंतामणि ने लिखी है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव, शब्दकोश लिखा है। ठीक है, बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखा है। इसके बाद में आगे चर्चा कर लेते हैं पद्माकर भट्ट। पद्माकर भट्ट को पद्माकर के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, इन्होंने जगत विनोद लिखा है। ठीक है, अगर जगत विनोद कहीं जगत विनोद लिख के आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जगत और विनोद दोनों का कि जब संधि करेंगे तो जगत विनोद हो जाएगा। ठीक है, ये ता का दा हो जाएगा और ये वाह जो है दा के नीचे आ जाएगा और दा की ऊपर जो है छोटी वाली मात्रा लग जाएगी। जब संधियों पर चर्चा करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। संधियाँ बहुत अच्छी हैं, ये चीज़ जान लीजिए, बहुत सरल, बहुत अच्छी संधियाँ हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक, तो पद्माकर भट्ट ने जगत विनोद लिखा, राम रसायन लिखा, गंगा लहरी इनकी रचना है, पद्मा भरण इनकी रचना है, प्रमोद पचासा इनकी रचना है। प्रमोद पचासा, पद्मा भरण और जगत विनोद बहुत पूछी गई है, गंगा लहरी भी पूछी गई है। भूषण, उसके बाद भूषण आते हैं। भूषण ने शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। छत्रसाल दशक, वही छत्रसाल बुंदेलखंड के जो राजा हुए थे बुंदेलखंड की धरती पर। कुछ दिन पहले इसकी एक वेब सीरीज आई है, आप लोग देखिएगा, बहुत खूबसूरत वेब सीरीज बनी हुई है। ठीक है, तो भूषण ने क्या लिखा? शिवराज भूषण लिखा, छत्रसाल दशक लिखा, शिवा बावनी लिखा, अलंकार प्रकाश लिखा। ठीक है, उसके बाद घनानंद आते हैं। घनानंद वो राजा नहीं जो चंद्रगुप्त से जिसका जो बैर था, जिसकी शत्रुता थी, वो उस राजा की बात नहीं कर रहे हैं, ये लेखक हैं, ये रचनाकार हैं घनानंद। इन्होंने वियोग बेली लिखा है, सुजान हित प्रबंध लिखा है, सुजान सागर, सुजान संबोधन, प्रीति पवास, विरह लीला, कृपा कांड, रसकेली वल्ली। रसकेली वल्ली खूब पूछा जाता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। सेनापति उसके बाद हुए हैं, तो सेनापति भी जो है रीतिकाल के कवि थे, तो इन्होंने कवित्व रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम लिखा है। काव्य कल्पद्रुम, कल्पद्रुम नहीं कल्पद्रुम, ये दा की मात्रा लगी हुई है ये, ठीक है ये, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। और बहुत छोटा है रीतिकाल, बहुत ज़्यादा जो है उसमें समय नहीं दिया गया है, और बहुत ज़्यादा कवि भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा कवि उससे पूछे भी नहीं जाते, जो पूछे जाते हैं उन पे हमने चर्चा कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि एडेड जूनियर का जिस तरह से पेपर बनाया गया, देखा गया कि कवियों पे बहुत उन लोगों ने एम्फेसाइज किया, बहुत प्रेशर दिया है, कवि को बहुत ज़्यादा जो है पूछे गए हैं, उनकी रचनाएं बहुत सारी पूछी गई हैं। तो हम इसीलिए जो है ये पढ़ा रहे हैं। बीच में थोड़ा सा हम आप लोगों से फिर आज क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज़ के लिए कि 3 दिन आप लोगों के साथ नहीं आ पाए हैं, लेकिन अब निरंतर आप लोगों को जो है हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। इसके बाद में हम आधुनिक काल पे चर्चा करेंगे। आधुनिक काल जो था वो 1850 से लेकर अब तक यूज किया जाता है, लेकिन अब तक प्रयोग में है, और इस आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया गया। 6 भागों में मतलब आधुनिक काल को भी विभाजित किया गया। अभी तो हमने बताया था 4 काल हैं, ठीक है, आदिकाल था, इसके बाद भक्ति काल आया, फिर रीति काल आया, अब ये चौथा आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल को भी 6 भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले भारतेंदु युग, जैसा कि नाम है आप लोगों को पता होगा, भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो थे। अब ये भी खड़ी बोली के प्रवर्तक थे, इन्होंने खड़ी बोली का बहुत प्रचार प्रसार किया। द्विवेदी युग, द्विवेदी है तो कोई द्विवेदी रहा होगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे हमारे। छायावादी हैं, छायावादी में जयशंकर प्रसाद गिने जाते हैं। उसके बाद में प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवादी में कौन से कवि हैं ध्यान नहीं आ रहा है, नेक्स्ट बात करेंगे। उसके बाद प्रयोगवादी आ जाते हैं, ठीक है, प्रयोगवादी में आपके अज्ञेय वगैरह आ जाते हैं। नई कविता में जो आजकल के नए सारे कवि हैं, तमाम सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो वो नई कविता के अंतर्गत आ जाते हैं। इस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से करेंगे। और हमारे चैनल को प्रेम स्नेह और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर देते रहिएगा। आप सभी लोगों से इसी अपेक्षा के साथ मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करिए, सफलता लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।